द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th का रिज़ल्ट आ चुका है। बिहार बोर्ड से जो लोग 10वीं की परीक्षा दिए थे उन लोगों का रिज़ल्ट कुछ ही दिन पहले आ चुका है। उम्मीद है सभी लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा। अब जो लोग 10वीं के बाद सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है साइंस के फील्ड में, आज उनके लिए मैं बताऊंगा कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि 10th क्लास के बाद साइंस फील्ड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक, या तो मैथमेटिक्स के साथ जाएं या दूसरा बायोलॉजी के साथ जाएं। कुछ बच्चे जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है वो 12th में जाकर के मैथमेटिक्स, या जिन्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो लोग बायोलॉजी लेंगे। तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लेकर के वो लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दो पार्ट, एक जेईई मेन और दूसरा नीट। आफ्टर 12th, जब आप 10th के बाद 12th करेंगे 2 साल बाद, तो आपके सामने दो एग्ज़ाम, सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम सामने होगा। मैथ्स वाले बच्चे के लिए जेईई मेन और बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए नीट। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जेईई मेन की तैयारी की जाए या किस प्रकार से नीट की तैयारी की जाए। और अगर एक बार जेईई मेन या नीट में अच्छा रैंक आ जाता है तो फिर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आगे के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेईई मेन के बारे में बात करने। जेईई मेन है क्या? जेईई मेन है एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है जिसके द्वारा देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। अब बात करेंगे सिलेबस की। जेईई मेन में पूछता क्या है, तो इसके सामने 3 सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये तीनों इक्वल वेटेज में दिया जाता है, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों से इक्वल नंबर, इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेईई मेन में 3 सेक्शन में पेपर होगा। पहला सेक्शन फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा सेक्शन मैथ्स का होता है। फिजिक्स से 70 क्वेश्चन, फिजिक्स में जो होगा वो आपका 30 क्वेश्चन होगा और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, यानी आपको टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे फिजिक्स से। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, यानी टोटल 120। और मैथमेटिक्स के लिए भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। यानी जेईई मेन में टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं और आपको 90 क्वेश्चन के लिए ईच क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, यानी टोटल 360 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ बच्चे जो टॉप करते हैं पूरे देश में, उन्हें हर साल 360 में से 355, 360 तक मार्क्स आ जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो बच्चे किस प्रकार से तैयारी करते हैं कि 100% मार्क्स ला करके विभिन्न आईआईटी में जाकर के अपना नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स के साथ पास करके जब 12th में आते हैं, 11th 12th करेंगे, तो आप किस प्रकार से जेईई मेन की तैयारी, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। जो लोग बिहार बोर्ड बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए इंग्लिश एक चुनौती भरा काम है। इंग्लिश को पढ़ना, चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जब पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको इंग्लिश एक चुनौती के रूप में आ जाता है। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहला सजेशन ये है कि वो अपने इंग्लिश को मजबूत करें। जिन बच्चों का इंग्लिश पहले से मजबूत है
उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का इंग्लिश उतना मजबूत नहीं है, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके लिए चुनौती ये है कि वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत करके आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट तीनों इक्वल वेटेज में हैं, यानी आपको तीनों पर मेहनत करना होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। उसी प्रकार से नीट में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज सेम होता है। 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 180 मार्क्स के। 45 क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। ये आपको दिख रहा है कि 45 क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी टोटल 180। तो फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180। लेकिन बायोलॉजी इसमें वेटेज ज़्यादा होता है, टोटल का 50% बायोलॉजी होता है, यानी आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 90। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 90। नीट में टोटल क्वेश्चन बायोलॉजी के कितने होते हैं? 90। तो टोटल क्वेश्चन अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बात किया जाए तो 45, 45 और 90, यानी टोटल क्वेश्चन 180 के और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, यानी टोटल मार्क्स हो गए 720। यानी दिख रहा है कि जेईई मेन और नीट में पैटर्न दोनों का अलग अलग है, दोनों के क्वेश्चन लेवल भी डिफरेंट होते हैं। जेईई मेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स अधिक होते हैं, जबकि नीट में फिजिक्स कंपेरेबल आसान होता है। जेईई मेन के तुलना में फिजिक्स नीट का आसान होगा। केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अधिक होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी पर आप लोगों को ध्यान देना ही होगा। तो ये था जेईई मेन और नीट के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में। आप जानते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स कैसे पढ़ना है 2 साल, अगले 2 साल तक आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है। तो फिजिक्स के लिए कुछ सिलेबस आपको देखना पड़ेगा कि क्लास 11th में क्या पढ़ना है और क्लास 12th में क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्लास 11th के सिलेबस से। तो सिलेबस आपके स्क्रीन पर है। इसमें टोटल 3 यूनिट पढ़ना है। देखने में लगता है कि केवल 3 यूनिट्स हैं, लेकिन फर्स्ट यूनिट में आपको टोटल 14 चैप्टर है। टोटल 14 चैप्टर आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में केवल 1 चैप्टर, यूनिट 3 में भी केवल 1 चैप्टर। तो आइए बारी बारी से हर एक चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। पहला चैप्टर आपका क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके बारे में क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है। जैसे मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और उसी से रिलेटेड एक और टर्म है डायमेंशन, जिसके बारे में हम लोग इस बार क्लास 11th में विस्तार से पढ़ेंगे कि इस डायमेंशन का फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा और इस डायमेंशन फॉर्मूला के यूज से किसी फॉर्मूला को आप प्रूफ कर सकते हैं, किसी फॉर्मूला का वैलिडेशन चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन यानी मेजरमेंट से रिलेटेड होगा। सेकेंड चैप्टर आप देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। नाम से क्लियर है, ये फिजिक्स से ज़्यादा मैथमेटिक्स होगा इसमें। सेकेंड चैप्टर में मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 12th तक का मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th तक का मैथ्स आप जानते हैं पहले से, जिसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज, एक रिव्यू दिया जाता है। और क्लास 11th और क्लास 12th के
मैथ्स का बहुत सारा पार्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, जैसे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का इंटीग्रेशन पार्ट है, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और भी बहुत सारा मेंसुरेशन का पार्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 मैथमेटिकल फिजिक्स में। नेक्स्ट, रेस्ट एंड मोशन। नाम से क्लियर है, रेस्ट एंड मोशन यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वो कहलाता है रेस्ट में, अगर पोजीशन चेंज करता है तो मोशन में। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस समय आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप या आपका डिवाइस आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है। अगर बगल से कोई ट्रेन निकलती है तो वो आपके रिस्पेक्ट में मोशन में होती है। तो ये रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके विभिन्न टाइप्स, फॉर्मूला, इक्वेशन। आप एक बात समझ लीजिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स का लैंग्वेज है, तो जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इक्वेशंस ज़रूर देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बनाने होंगे। तो ये था थर्ड चैप्टर, रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में फोर्स के बारे में कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है तो उसके पोजीशन में, उसके शेप में, उसके साइज में चेंज होता है। इसी से रिलेटेड 3 लॉ दिया गया था न्यूटन के द्वारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। उसके बाद आता है चैप्टर 6, फ्रिक्शन। जब कोई दो सॉलिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लिप करता है या स्लिप करने का टेंडेंसी होता है तो उस समय जो फोर्स लगेगा उसे कहते हैं फ्रिक्शन। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमेगा, उसके एक सेंटर के इर्द गिर्द जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। चाहे वो कोई झूला हो, चाहे आप अपने बाइक से, किसी कार से या किसी साइकिल से किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़े हुए थे। वर्क मतलब होता है कार्य। कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगे और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको कहते हैं वर्क, और वर्क करने का कैपेसिटी क्या कहलाता है, एनर्जी। और जब कोई वर्क किसी यूनिट टाइम में करते हैं तो वो कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का पावर। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर नंबर 8 है। आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर 8 तक 1 to 8 हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जिसके कुछ बेसिक्स रूल्स, बेसिक इक्वेशन हम लोग क्लास 9th में देख चुके हैं। उसके विस्तार से पढ़ाई हम लोग क्लास 11th में अभी करेंगे। लेकिन अब जो चैप्टर आएगा वो आपके लिए थोड़ा सा नया दिख सकता है। चैप्टर है सेंटर ऑफ मास। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक सेंटर ज़रूर होगा, और यही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। यानी कि टोटल मास अगर उस बॉडी पर, उस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया जाए तो नेट इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट है 10th, रोटेशनल मैकेनिक्स। आप जानते हैं कोई बॉडी, कोई सॉलिड बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकता है इस प्रकार से, जैसे हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यह बात आप जानते हैं। तो जब ये रोटेशन होता है तो इस मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। सबसे फेमस चैप्टर है, सब लोग जानते होंगे। ग्रेविटी होता है कहाँ, पृथ्वी में। सन, मून, मार्स या कोई भी ऐसा प्लैनेट देखेंगे तो उसमें ग्रेविटी होता है, चाहे कम है या ज़्यादा है। तो ये ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरिएशन, ये सब जानेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में।
उसके बाद नया चैप्टर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? आप लोग देखे होंगे एक झूले को इस प्रकार से, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह। ये पेंडुलम ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे की ओर आता है। ये पेंडुलम को यहाँ से फिक्स कर दिया जाए तो ये जो पेंडुलम का मोशन होता है ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये जो पेंडुलम का बॉब है, ये बॉब ऊपर से जाने के बाद फिर वापस अपने सेंटर पर आने का कोशिश करता है, तो ये कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जो फ्लो कर सके, कोई भी ऐसा चीज़ जो फ्लो कर सके, जैसे कि लिक्विड या गैस। लिक्विड या गैस जो फ्लो करता है उसे कहते हैं फ्लूइड, और उससे रिलेटेड मैकेनिक्स हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 13 नंबर चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में, और 14 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो ये था हमारा यूनिट 1 मैकेनिक्स। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट क्या है? यूनिट 2 वेव। वेव के बारे में आप जानते हैं, जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो ये वेव को बनाएगा। वेव में कुछ खास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी, मोमेंटम वगैरह होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वेव के बारे में विस्तार से आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो वेव 2 टाइप का होता है, एक मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव। तो हम लोग क्लास 11th में केवल मैकेनिकल वेव, यानी जिसका एक एग्जांपल है साउंड वेव, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल वेव के बारे में, और नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में क्लास 12th में आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद यूनिट 3 थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हीट के बारे में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक पूरा बुक के बराबर है। आप लोग केमिस्ट्री में भी क्लास 12th में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 11th में भी थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये आपको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लास 11th के लिए फिजिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल 16 चैप्टर है, और इस 16 चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है 11th क्लास में। 12th क्लास में भी आप जानते हैं कि 16 चैप्टर ही है। इस 16 चैप्टर से आपको जेईई मेन में या नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों से 50-50% क्वेश्चन किसी भी इंजीनियरिंग कंपटीशन या किसी भी मेडिकल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो क्लास 11th से अगर आप टोटल अच्छे से तैयारी करते हैं तो टोटल क्वेश्चन का 50% आपके पास हो जाएगा। ये 50% क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको आपके रैंक को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा सहायता होगा। तो हम लोग आज से क्लास 11th का क्लास करेंगे ऑनलाइन। कहाँ? तो द स्कूल ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर, या आप फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है द स्कूल ऑफ फिजिक्स। आप अपने फेसबुक पर सर्च करेंगे द स्कूल ऑफ फिजिक्स बाय रजनीश सर, या यूट्यूब सेक्शन में जाएंगे और वहाँ भी आप सर्च करेंगे द स्कूल ऑफ फिजिक्स बाय रजनीश सर, तो आपको क्लास 11th का और क्लास 12th का पूरा वीडियो दिख जाएगा। वहाँ से आप रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं जब तक कि लॉकडाउन है। उसके बाद जब कोचिंग खुल जाएगा तो हम भी लाइव क्लास भी और ऑफलाइन क्लास भी रेगुलर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोज़ पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।